गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे और वेक्टर्स के बेसिकली यहाँ पर 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज हम लोग वेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो लास्ट टॉपिक था वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर। एक वेक्टर को जब हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर क्या मिलता है, बेसिकली वो हमने पढ़ा था। अगर मेरा स्केलर पॉजिटिव है तो हम जब उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर लेंथ में फर्क पड़ेगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास ये ए वेक्टर है, इस ए को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a कर दिया, देखो ये मेरा पॉजिटिव स्केलर, तो इस की जो यहाँ पे लेंथ होगी वो मेरी 2 टाइम्स हो जाएगी, है ना। अगर पहले वेक्टर की लेंथ इतनी तो उसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, तो लेंथ इसकी हो जाएगी 2 टाइम्स। हमें ये जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स, लेकिन देखो डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन ए कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसकी भी डायरेक्शन मैं ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उसका मतलब ये होगा, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, दोनों के डायरेक्शन को मैं ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई एक वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर को अगर मैंने एक नेगेटिव स्केलर से किया मल्टीप्लाई, जैसे -2 से किया मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर ये जो नया वेक्टर मिलेगा ना वो जस्ट इसके अपोजिट होगा और पर मैग्नीट्यूड मेरा 2 टाइम्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर ए वेक्टर राइट हैंड साइड की ओर है तो -2 वेक्टर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा। इसकी लेंथ तो मेरी 2a रहेगी, यहाँ लेंथ भी मेरी ट्वाइस हो गई, लेंथ भी मेरी यहाँ पे ट्वाइस हो गई और डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। मतलब कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन को a कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इस वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा फिर -a कैप से। अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको मैं यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ -a कैप से। ये हमने सीखा था ना, मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करें वेक्टर का स्केलर के साथ तो ऐसा होगा। तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग डिवीजन में भी कर सकते हैं। अगर एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ हम डिवाइड करें तो हम डिवाइड करेंगे तो फिर मेरा मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो हमेशा चेंज होगा। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में देखा कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर को स्केलर के साथ तो यहाँ पर इन बोथ केसेस आइदर नेगेटिव स्केलर या पॉजिटिव स्केलर, इन बोथ यहाँ केसेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दोनों केसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव स्केलर है तो डायरेक्शन में यहाँ कोई चेंज नहीं है, नेगेटिव स्केलर है तो डायरेक्शन में चेंज है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरा यहाँ डिवीजन में भी है। अगर मैं एक वेक्टर को यहाँ डिवाइड करूँ, अगर मेरे पास ये वेक्टर यहाँ गिवन है, इसको मैं अगर पॉजिटिव स्केलर के साथ यहाँ डिवाइड करूंगा तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मेरा हाफ हो जाएगा a/2 और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन मेरी सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं नेगेटिव स्केलर के साथ करूं यहाँ पे डिवाइड ऐसे, तो उसको हम लोग ऐसे यहाँ लिख सकते हैं -a/2। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड मेरा अभी भी हाफ हो जाएगा क्योंकि लेंथ हाफ हो जाएगी ना, और यहाँ पर डायरेक्शन अब ये जो नया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अब इस वेक्टर से कैसे हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा होगा, ये हो गया डिवीजन में। अब आते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में। पहले ये शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, तो इसमें if a vector is shifted, the vector is shifted
पैरेलल टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे सोच के देखते हैं, अगर एक वेक्टर को उसी के पैरेलल ही शिफ्ट करते हैं, एक वेक्टर को उसी के पैरेलल ही शिफ्ट करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि उस वेक्टर में यहाँ पर कुछ अपना चेंज आएगा या नहीं आएगा? क्या उस वेक्टर में कुछ अपना चेंज आएगा या नहीं आएगा? सोच के बताओ। अगर एक वेक्टर को हम उसी के पैरेलल शिफ्ट करें तो उसमें कुछ चेंज आने वाला है या नहीं आने वाला? मतलब कि चेंज का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये ए वेक्टर है, इसकी लेंथ अपनी फिक्स्ड है कुछ और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है ना। देखो एरो शो कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन और लेंथ शो कर रही है इसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर इसकी लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड, एरो हो गया डायरेक्शन। अगर मैं इस वेक्टर के पैरेलल शिफ्ट करता हूँ, पैरेलल तो समझ में आता है ना, पैरेलल शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं इस वेक्टर को शो कर रहा हूँ, ये पेन से ऐसे शिफ्ट ऐसा शो किया। अगर मैं उसको ऐसे इसके पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक ले आया, अगर मैं वेक्टर को ऐसे ले आया, मैं इसको ऐसे ले आया पैरेलली, अगर मैं इसको ऐसे ले आया पैरेलल शिफ्ट करके, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लिया, शिफ्टेड इस वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर लिया, तो क्या ये मेरा वेक्टर यहाँ पे चेंज हो जाएगा या फिर वही का वही रहेगा? तो वेक्टर चेंज कब होता है? एक वेक्टर कब चेंज होता है? पहले ये सोचते हैं, एक वेक्टर तभी चेंज होगा या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाए। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ना, हम बोल रहे हैं कि हमारा वेक्टर बदल गया। हमारा वेक्टर क्या हो गया है? हमारा वेक्टर बदल गया। अब ये पहले जैसा नहीं रहा, तुम बहुत बदल गए हो ना, मतलब कि वेक्टर बहुत बदल गया। वेक्टर का अब नाम, हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। अब मैं उस वेक्टर को ए वेक्टर नहीं बोलूंगा, और उस वेक्टर को मैं कुछ नया वेक्टर बोलूंगा। लेकिन अब कब बोलूंगा? जब उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो दोनों चीजें, इधर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या फिर दोनों चीजें, है ना, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या लेंथ में कुछ अपना चेंज आने वाला है? तो क्यों आएगा चेंज? हम बस पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, जो लेंथ यहां थी अभी भी वो लेंथ यहां पर है। क्या यहां डायरेक्शन में चेंज आने वाला है? तो ये वेक्टर देखो अभी राइट हैंड साइड पे शो कर रहा था, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो वेक्टर अभी भी राइट हैंड साइड की ही है, वेक्टर अभी भी राइट हैंड साइड की ओर पॉइंट कर रहा है। वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं की है और वेक्टर का लेंथ भी चेंज हुआ है। मतलब कि इस पैरेलल जब शिफ्ट करते हैं तो ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, ना तो डायरेक्शन में चेंज आता है। इट मींस कि वेक्टर जो होगा वो अनचेंज रहेगा। मतलब एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे, एक वेक्टर को जो उसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर अनचेंज रहेगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर विल रिमेन टू इटसेल्फ। ठीक है, देन वेक्टर will remain unchanged। वेक्टर तुम्हारा बदलेगा नहीं, वेक्टर तुम्हारा बदलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक वेक्टर अगर इंडिया में पड़ा हुआ है ना, ऐसे उसको, है ना, एक वेक्टर इंडिया में पड़ा, उसको पाकिस्तान में अगर लेके आ रहा है तो उसको मैं पैरेलल शिफ्ट करते करते ले आऊं, उसको यहां से मैं वहां ले जाऊं पैरेलल शिफ्ट करते, ऐसे देखो पैरेलल शिफ्ट करते करते पहले तो उसको ऐसे शिफ्ट कर लो पैरेलल, फिर तुम ऐसे शिफ्ट कर लो पैरेलल, तो ये देखो वेक्टर यहां से यहां पहुंच जाएगा और वहां पर भी अगर उसका नाम ए वेक्टर है तो यहां पर उसका नाम ए वेक्टर रहेगा, नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि अगर एक वेक्टर बी वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, बी वेक्टर को यहां पर ऐसे ट्रांसलेट मार रहा है ऐसे, तो इस बी वेक्टर को मैं चाहता हूं कि उसको मैं ए के साथ ज्वाइन कर दूं, तो तुम्हें बस उसको पैरेलल शिफ्ट करना है। तुम देखो यहां पर उसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लो, फिर ऐसे शिफ्ट कर लो पैरेलल, फिर तुम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लो ना, तो उसको यहां पर ऐसे ऐसे लगा, उसको उठा के ना शिफ्ट करते करते ऐसे ऐसे लगा सकते हो। तुम्हें अगर इन दोनों की टेल्स से टेल ज्वाइन करनी है तो तुम एक को ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लो, फिर हल्का सा ऐसे खिसकाओ, है ना, या ऐसे खिसकाओ, मतलब कि तुम एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कि दो वेक्टर्स अगर ऐसे पड़े हैं तो उनको तुम आपस में ज्वाइन करा सकते हो, क्योंकि एक वेक्टर को जब उसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे
तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये हो गया, ये सब तो समझ में आ गया। लेकिन अब सोचते हैं कि अगर वेक्टर को रोटेट करें तो क्या होगा ना, वेक्टर को रोटेट करें तो क्या होगा, ये सोचते हैं। तो सोचे जब तक रब करता हूं, तो इस वेक्टर को हम यहां पर अभी भी ए वेक्टर ही बोलेंगे। तब सोचते हैं कि अगर एक वेक्टर को रोटेट करें तो क्या होगा। ठीक है, एक वेक्टर को रोटेट करते तो क्या होता है, तो देखो सोच के देखते हैं। लेट्स से कि मेरा ए वेक्टर है, ये कैप जो है वो एरो का हेड है, तो ए वेक्टर इसकी लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड और एरो का हेड हो गया डायरेक्शन। तो ए वेक्टर पॉइंट कर रहा है राइट हैंड साइड की ओर, ए वेक्टर पॉइंट कर रहा है राइट हैंड साइड की ओर। अब मैं इस वेक्टर को रोटेट करता हूँ, इस वेक्टर को मैंने रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, तो क्या रोटेशन में लेंथ चेंज होगी नहीं ना। देखो पेन की लेंथ जो तुम्हें अभी दिख रही थी वही अभी दिख रही है, लेकिन जो एरो हेड है, एरो हेड है जो अभी एरो हेड राइट हैंड साइड की ओर था, अब एरो हेड हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर वेक्टर की या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो वेक्टर बदल जाएगा। मतलब कि अगर इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल रहा था तो इस वेक्टर को मैं अब ए वेक्टर नहीं बोल सकता, इसका मुझे नया नाम रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है ना, इसको अब मुझे नए नाम से बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो नया नाम कुछ भी तुम, वो तुम्हारी चॉइस है, राम वेक्टर, श्याम वेक्टर, सीता वेक्टर, गीता वेक्टर, जो भी रखना हो। मैं रख रहा हूँ बी वेक्टर, मैं उसको बोलूंगा आज से बी वेक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर एक वेक्टर को हम रोटेट करते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाता है। बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि रोटेशन 360 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक वेक्टर को मैं पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दूं तो वापस मुझे वही वेक्टर मिलेगा। रोटेशन अगर तुम्हारा 360 डिग्री हो, है ना, पूरा 360 डिग्री, जैसे ये वेक्टर तुम्हारी तरफ पॉइंटेड है अभी, अगर ये वेक्टर को मैं पूरा 360 से ऐसे घुमा दूं तो जो वेक्टर मिलेगा वो अभी भी तुम्हारी तरफ पॉइंटेड है और लेंथ वही की वही है। तो वेक्टर को हम 360 या उसके मल्टीपल या उसके इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, उस वो एंगल नहीं होना चाहिए रोटेशन। एंगल इसके अलावा कुछ भी होगा वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वो लिखते हैं यहाँ पर वेक्टर will change when it is rotated through some angle other than 360 degree or multiple of 360 डिग्री। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते ये मेरा एक वेक्टर ए वेक्टर है, ऐसे इसको रोटेट किया तो ये मेरा आ गया ऐसा कुछ वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर इस नाम से नहीं बुलाएंगे, अब कुछ नया नाम रखना पड़ेगा। तो उसका न्यू नेम आगे आने दिया बी वेक्टर, है ना। तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। बी वेक्टर, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की बात करना है। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना या रोटेट करना, उसमें है ना कब चेंज होगा कब चेंज होगा ये अपने दिमाग में रखना। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, उसको मैं रब कर लेता हूँ, है ना। अब देखो एक टॉपिक और, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें यहाँ पे टू वेक्टर्स के बिना और हमें उनके बीच एंगल डिफाइन करना है कि उनके बीच एंगल क्या होगा, तो वो ध्यान रखना है कि उसके लिए तुम्हें क्या करना है। अगर एंगल डिफाइन करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे ज्वाइन, ठीक है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector। इसको देखो अगली बार से शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा ना कि यहाँ पे टेल फर्स्ट वेक्टर प्लस टेल ना सेकंड वेक्टर, मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में कि यहाँ पर दो वेक्टर्स की टेल से टेल ज्वाइन कर लिया, दो वेक्टर्स की टेल से टेल ज्वाइन करनी। ये सब कुछ मैं ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर कुछ भी मैथमेटिकली नहीं, ठीक है, ज्योमेट्रिकली जो अपना ज्योमेट्रिकल ना फिगर किया उससे बेसिकली है ना, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स के अगर टेल से टेल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई पूछे कि वो कैसे कर सकते हैं, तो अगर ए वेक्टर यहाँ पे ना पड़ा है, बी वेक्टर यहाँ पे अपना पड़ा है, ये मेरे पास यहाँ पे टू वेक्टर्स है, तो टेल से टेल ज्वाइन कैसे हो सकती है। ये ध्यान रखना है कि मैंने अभी अभी जस्ट सीखा, एक कॉन्सेप्ट सीखा कि हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर ये वेक्टर ऐसे पड़ा है, बी वेक्टर ऐसे पड़ा है और हमें डाउट हो रहा है कि हम टेल से टेल हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ए वेक्टर को हमने ऐसे शिफ्ट किया, फिर ऐसे शिफ्ट किया, देखो बी को मैं वही रखा, या तुम बी को शिफ्ट कर लो या दोनों को कर लो, ए को ऐसे शिफ्ट किया तो ए का नाम थोड़ी चेंज होगा, और ऐसे शिफ्ट करके को पैरेलल शिफ्ट कर रहा है, तो ए को मैं शिफ्ट करके यहाँ ला सकता हूँ ना, ए को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ला सकता हूँ और बी वही है, तो देखो दोनों की टेल से टेल जुड़ गई। या तुम बी को शिफ्ट करो, बी को तुम ऐसे शिफ्ट कर लो और बी को तुम फिर ऐसे ले आओ, ठीक है, बी को तुम पहले ऐसे ले आओ फिर ऐसे ले आओ, बी को शिफ्ट कर लिया। तो अब हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि कोई भी दो वेक्टर्स अब कहीं पर भी पड़े हो, है ना, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी पड़े हो, उन दोनों को मैं बस ऐसे रखना है ओरिएंटेशन, उन दोनों को मैं अगर ऐसे मैं यहाँ पर इस फिगर में अपने ऐसे कन्वर्ट कर दूं तो इसमें हम कुछ पाप नहीं कर रहे हैं। इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, है ना, दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये वेक्टर्स पैरेलल शिफ्ट कर ले, ये वेक्टर्स ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब मैं दो वेक्टर्स कहीं पर भी पड़े तो मैं ये फिगर डायरेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि दो वेक्टर्स को हमने उनकी टेल से ज्वाइन किया, तो जब टेल से ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच एक छोटा एंगल आएगा और एक बड़ा एंगल आएगा, है ना, एक छोटा एंगल आएगा और बड़ा एंगल आएगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल, ये ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट, ये जो छोटा वाला एंगल है ना, स्मॉलर बोलेंगे, स्मॉलेस्ट क्या, एक बिगर एंगल, एक स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स is defined as angle between, इस केस में टू वेक्टर्स कौन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं कि इस स्मॉल एंगल का नाम मैंने थीटा दिया, ठीक है, लेट से कि इस स्मॉल एंगल का नाम मैंने थीटा दिया, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बोल सकते हैं। फिर हम लोग इस फिगर में ये बोल सकते हैं कि, ठीक है, इन दिस फिगर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस फिगर में हम ये बोल सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा होगा ये 2 पाई माइनस थीटा नहीं होगा, इस केस में 2 पाई माइनस थीटा नहीं होगा। हाँ, जब यहाँ पर इक्वल हो जाएगा दोनों ना, इक्वल कब होगा, 180 में, 180 में दोनों एंगल इक्वल होगा, तो फिर जब इक्वल है उसमें से कोई स्मॉलर कोई अपना, ठीक है,
बिगर नहीं है वैल्यू, तब हम लोग 180 ले लेंगे, ठीक है। वो तो अपना स्पेशल केस हो गया। तो अब देखो यहाँ पर मैंने दो वेक्टर्स के बीच एंगल डिफाइन कर लिया। अब मैं कुछ प्रॉब्लम कर लेता हूँ बिटवीन दो वेक्टर्स के ऊपर ना, कुछ तो छोटी छोटी प्रॉब्लम सीख लेते हैं। Find the angle between two parallel vectors equal vectors anti-parallel vectors और अपोजिट वेक्टर्स। पहले आसान सी प्रॉब्लम करते हैं। यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स की अगर अपनी नोटबुक में डेफिनेशन देखें तो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, व्हिच हैव सेम डायरेक्शन। तो कितना लिखा है, इनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, these two vectors are parallel vectors। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो चलेगा। मुझे अब इनके बीच यहाँ डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं इनकी टेल से टेल ज्वाइन करूंगा, टेल से टेल ज्वाइन करूंगा ऐसे। तो ये ऐसे शिफ्ट कर देंगे पैरेलल, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एकदम टेल से टेल ज्वाइन करूंगा तो ऐसे है ना, एक के ऊपर एक, ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है तो बी वेक्टर ऐसे, ये आ जाएगा ना। जब टेल से टेल ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अपने टेल्स आर ज्वाइंड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आर नहीं लिख रहा हूँ, टेल्स आर ज्वाइंड। तो इनके बीच एंगल क्या हुआ, तो एक स्मॉलर एंगल हो गया 0 और लार्जर एंगल हो गया कितना 2 पाई, 0 और 2 पाई। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा 0 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होता है 0 डिग्री, ये ध्यान रखना है। तो फिर इक्वल वेक्टर्स के बीच भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन में बस इतना लिखा है कि सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैं इनकी भी अब टेल्स से टेल ज्वाइन करूंगा तो इनफैक्ट ए और बी वेक्टर यहाँ पर एक ही साथ आएंगे। यही ए वेक्टर है और यही अपना बी वेक्टर, जब मैं है ना टेल से टेल ज्वाइन करूंगा ये एकदम ओवरलैप कर जाएंगे। तीनों वेक्टर्स में एंगल कितना होगा, बी भी 0 डिग्री। तो हमें ये पता यहाँ चल गया, ये ध्यान रखना हमेशा कि पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल क्या होगा, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएं, अगर हम लोग नोटबुक के पेजेस पलटे और एंटी पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन पे जाएं तो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ए वेक्टर अगर राइट हैंड साइड की ओर है तो बी वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा। अगर मैं एंगल मुझे फाइंड करना है तो मुझे टेल से टेल ज्वाइन करनी है, तो वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसी के वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो ए वेक्टर पे तो ए वेक्टर तो ऐसे आएगा और बी को लेके आए शिफ्ट करते हुए तो बी तो तुम्हारा ऐसे आ जाएगा। अब मैं एंगल में एंगल कितना बोलोगे तो 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, डिग्री और रेडियन दोनों यूनिट होते हैं ना, ये दोनों एक ही चीज लिखी है। तो यहाँ पर एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो वही तुम्हारा फिर अपोजिट के बीच होगा, क्योंकि अपोजिट में सिर्फ इतना चेंज है कि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा, तो अगर इस पॉइंट पे मैं दोनों वेक्टर्स को लेके आऊं तो ए वेक्टर ऐसे होगा और बी वेक्टर ऐसे होगा, उनकी लेंथ सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल क्या आ जाएगा 180 डिग्री या
पाई रेडियन भी बोल सकते हो, 180 डिग्री या पाई रेडियन, वो तुम्हारी चॉइस है। वैसे फिजिक्स में हमेशा हम एंगल की यूनिट रेडियन यूज करेंगे ऐसा ही सिस्टम में, है ना। तुमने पढ़ाई है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, हम ऐसा ही सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, फिजिक्स में हम ऐसे सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये देख लो एक बार जल्दी से, आसान सी प्रॉब्लम है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अब ध्यान से सॉल्व करना है ऐसा ना, ये मैंने फिगर दिया, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये एंगल दिया मैंने लेट्स से कि 120 डिग्री। फाइंड द angle between A vector and B vector, ये सॉल्व करना है। ये फिगर देख के हमें बताना है कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, है ना। सोचो जल्दी से, सोच लिया सबने, सॉल्व कर लिया। तो अब ध्यान देंगे सर, आसान सी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। मैंने क्या सीखा है कि जब भी एंगल डिफाइन करना है तो पहले मुझे वेक्टर्स को टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा, है ना। क्या यहाँ पर टेल से टेल जॉइंट है? पहले सवाल ये पूछता है क्या यहाँ पर जो मुझे टू वेक्टर्स मुझे यहाँ पे गिवन है क्या उनकी टेल से टेल अटैच्ड है क्या, पहले ये सोचना है। तो फिगर में लिखा नहीं, टेल से टेल को अटैच नहीं कर रखा है, तो मुझे टेल से टेल अटैच करने के लिए ए वेक्टर कैसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो नया फिगर आएगा, बी को तो मैंने ऐसे ही रखा है, ए को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया है, तो ए ऐसे आ जाएगा शिफ्ट होकर। अब ए टेल से टेल जॉइन हो गया ना, ये एंगल मुझे 120 दिया है, तो ए और बी के बीच ये तुम्हारा यहाँ छोटा एंगल होगा, ये तुम्हारा पूरा बड़ा एंगल होगा। तो ये छोटा एंगल चाहिए, ये तो ये वाला थीटा, तो मुझे थीटा निकालना है, ये थीटा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैंने यहाँ पर ठीक है 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स में सीखा है, स्ट्रेट लाइन में ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि थीटा प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, तो थीटा आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इस वाले केस में क्या आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। 120 नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे टेल से टेल जॉइंट नहीं थी। होपफुली इतना सब तो समझ में आ होगा। तो ये अभी तक जो पढ़ा वो था इस चैप्टर का बेसिक्स, इसको बोलते हैं हमने बेसिक्स खत्म कर लिया ना, इस चैप्टर का बेसिक्स खत्म हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर का जो फर्स्ट मेन पार्ट, ठीक है। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ाते हैं, इस चैप्टर का फर्स्ट मेन पार्ट है। यहाँ से अपनी बहुत सारी काम की चीजें और बहुत सारी मैथमेटिकल फार्मूला और कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अपना बेसिक्स है। इतना इसके बिना तो हम वेक्टर्स है ना शो नहीं कर पाते। तो आते हैं वेक्टर्स ऑपरेशंस में। तो वेक्टर्स में जो जो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल ऑपरेशंस है, ठीक है। तो पॉसिबल वेक्टर्स ऑपरेशंस आर, फर्स्ट है
एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें इंपॉर्टेंट जो अपना नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है वो ध्यान रखना है कि डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ वेक्टर is not possible। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डिवीजन नहीं पॉसिबल है। तो जो हमारी सिंपल अलजेब्रा है, देखो यहाँ पे 10 तक जो हमने सीखा ना, उसको मैं आपसे बोलूंगा सिंपल अलजेब्रा, और ये अपनी वेक्टर अलजेब्रा है, ये अपनी क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। तो सिंपल अलजेब्रा में हम दो नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं दो नंबर्स का, और दो नंबर्स को हम यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा में ये चारों ऑपरेशंस अपने अपने पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में क्या नहीं पॉसिबल है, डिवीजन ही वेक्टर अपना पॉसिबल है। मतलब कि हम दो वेक्टर्स को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, दो वेक्टर्स को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपल से देखो, अगर मैं बोलूँ कि भाई नॉर्थ जो मेरी डायरेक्शन है उसको साउथ से डिवाइड करो, तो ये इलॉजिकल है ना, कि डायरेक्शन को डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, उसका कुछ लॉजिक नहीं बनता, इसलिए ये अपना पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है बड़ी चीजें। तो अब हमें ये वेक्टर्स ऑपरेशन पढ़ना है, ये चीज अगर मैंने सीख ली ना तो खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया। हमें ये वेक्टर को ऐड कैसे करता है, वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करता है, ये अब हमारा मेन एम है, ठीक है। और डिवीजन तो करते ही नहीं है, तो ये हमें सीखना है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से, हम एडिशन से शुरू करेंगे, और फिर एंड में मल्टीप्लिकेशन। तो बस ये दो ऑपरेशन पढ़ना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। ये देखो यहाँ पर पहले लोग पढ़ रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं कि वेक्टर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना है तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर दो मेथड्स हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ, हम अभी टू वेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, टू वेक्टर्स की, ऑफ टू वेक्टर्स, हम अभी टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पर टू वेक्टर्स हो, है ना, 2, 3, 4, 5 हजार वेक्टर्स भी हो सकते हैं, पर अभी हम लोग यहाँ पर टू वेक्टर्स को लेकर डिफाइन करेंगे। तो ये हटा दो, है ना, इसमें फिर सारे केसेस इस अभी नहीं, अभी तो ये अपना जनरल केस है। मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स है या उससे ज्यादा वेक्टर्स हो, उनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है, ये ध्यान रखना है। तो मेथड 1 है हमारा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड। कौन सा मेथड है हमारा? ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है ना। और
मेथड 2 है, मैथमेटिकल या फिर एनालिटिकल मेथड। दूसरा क्या है यहाँ पे एनालिटिकल मेथड। ये दो मेथड्स हैं, हम हमारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मेथड। देखो अब ज्योमेट्रिकल मेथड तुम्हारा कैसा होगा कि उसमें सब कुछ तुम्हारा फिगर के फॉर्म में, नहीं यहाँ पे एक वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में सबसे पहला हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, इस लॉ की हेल्प से हम सिर्फ किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ना हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहले इसका लिखते हैं स्टेटमेंट। इफ टू non-zero vectors can be represented by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented by third side of the triangle in the opposite order। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखा है तुम्हें, ये तुम्हें अगर रिटन एग्जाम होगा तो तुम्हें ये लिखना है कि अगर हमें किसी भी, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या पहली चीज क्या मिल रही है कि हम यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से वी कैन ऐड ओनली टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और वेक्टर्स मेरे यहाँ पे नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। अगर जीरो हो जाएगा एक वेक्टर तो दूसरा वेक्टर, तो हमने सीखा था कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर तो वो तो मेरा ए वेक्टर ही होता है। तो इसमें तो कुछ फिर ऐड करने जैसा है ना, हमने सीखा था ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर तो ए वेक्टर प्लस कुछ ऐड करने जैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मेरे नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, ध्यान रखना है नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। तो इसमें क्या लिख रहा है कि यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स को हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय द यहाँ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, कितनी साइड्स होती है, 4। कितनी साइड्स होती हैं, 2 3 साइड्स होती है ट्रायंगल के ना। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है। तो अगर उसमें से 3 साइड्स में से जो हमें यहाँ पे हमें 2 वेक्टर्स जो हमें गिवन है उनको हम लोग अगर 2 साइड्स से रिप्रेजेंट करते हैं और सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। सेम ऑर्डर में क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा, वो फिगर के फॉर्म में ज्यादा समझ में आएगा। सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। तो उन दोनों वेक्टर का जो सम है, यहाँ पर रिजल्टेंट को बोलते हैं वेक्टर का सम। रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं, है ना, दो वेक्टर का सम। तो उनका जो रिजल्टेंट है, उनका जो यहाँ पर रिजल्टेंट है वो हम थर्ड साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम थर्ड साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ट्रायंगल की थर्ड साइड से। और उसको हमें लेना है अपोजिट ऑर्डर में। कैसे लेना है, अपोजिट ऑर्डर में। देखो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर, ये अपने यूनिवर्स में कहीं पर भी पड़े हो। पहले चलिए कि ये वेक्टर कहीं पर भी अपने पड़े हुए। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि हमें इन दोनों वेक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि ये ट्रायंगल की 2 साइड बने, मतलब कि दोनों वेक्टर को ज्वाइन करना है। तुम्हें पता है कि हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब ज्वाइन ऐसे करना है कि वो सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे ए वेक्टर को मैंने ऐसे शिफ्ट किया
तो ए वेक्टर के हेड से ना, ए वेक्टर के हेड से हम बी वेक्टर की टेल को जोड़ेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेम ऑर्डर मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसमें से हम, है ना, यहाँ पे हम टेल जोड़ेंगे यहाँ पे सेकंड वेक्टर के। तो ए वेक्टर के हेड से हम बी वेक्टर की टेल को जोड़ेंगे ऐसे। तो बी वेक्टर को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे कि उसकी टेल ए वेक्टर के हेड में आ जाए। तो देखो सेम ऑर्डर का मतलब क्या, देखो ऐसे कि देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि देखो टेल से हेड और टेल से हेड, ये होता है सेम ऑर्डर कि टेल से हम जब ऐसे जा रहा है तो टेल से हेड आ रहा है, फिर टेल से हेड आ रहा है, सेम ऑर्डर हो गया। तो ये देखो ट्रायंगल की दो साइड हो गई, ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या हो सकती है, ये हो सकती है, ये ना ट्रायंगल थर्ड साइड। अब ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या बताएगी, ट्रायंगल की थर्ड साइड बताएगी हमें रिजल्टेंट, क्या बताएगी रिजल्टेंट। लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि अगर हम देखो ये टेल टू हेड ये थोड़ा क्लॉकवाइज ऐसे ऑर्डर बना रहा है, नहीं सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर मतलब कैसे है ना, कि हमें फील आ रही है। तो थर्ड साइड तुम्हारी है ना क्लॉकवाइज, मतलब अपोजिट ऑर्डर मतलब कि क्लॉकवाइज। तो मतलब कि तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम इसकी टेल से इसके हेड की ओर जाओगे, है ना। तो तुम फर्स्ट वेक्टर की टेल से तुम सेकंड वेक्टर के हेड को जॉइन करोगे थर्ड साइड के लिए। तो यहां पर वो बना होगा सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हमने, ठीक है, हेड लिया फर्स्ट वेक्टर का और उसको सेकंड वेक्टर के टेल से जोड़ दिया। तो इसका मतलब होगा कि सेम ऑर्डर का आना। ये मैं पार्ट रब कर रहा हूं। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में तुम्हें ट्रायंगल कंप्लीट करना है, कंप्लीट द ट्रायंगल। और कैसे करोगे तुम कंप्लीट, यहाँ पे है ना, बाय ज्वाइनिंग ठीक है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर की हेड से ज्वाइन करने से। तो हमारा फिगर जो है वो ऑलरेडी इतना तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो ट्रायंगल बनाएंगे, इसकी टेल को इससे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन तो कर दिया, पर इसका एरो कहाँ से होगा, तो एरो होगा इसके टेल से इसके हेड की ओर, है ना, अपोजिट ऑर्डर में। तो टेल से हेड की ओर। तो ये जो अपना थर्ड साइड है ये बताएगा इन दोनों वेक्टर का सम। थर्ड साइड क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का सम होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो थर्ड साइड क्या करेगा रिप्रेजेंट, थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर प्लस, तो यहाँ पे इसकी टेल से इसके हेड की ओर। ये समझ में आ रहा है सबको, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हम ऐसे बनाएंगे। तो ये जो थर्ड साइड होगी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि थर्ड साइड will represent a vector plus b vector। इसको हम लोग also known as resultant of a vector and b vector, and also represented as r vector। इसको हम लोग r vector से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना है कि and is directed from, कहां से कहा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की ओर ये डायरेक्टेड है ना।
तो ये है तुम्हारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर हमें यहाँ पर कोई भी 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो इस मेथड से ऐड करेंगे। लेकिन इस मेथड में हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। इस मेथड में हमें वेक्टर्स यहाँ पे ठीक है ज्योमेट्रिकली गिवन होने चाहिए, मतलब कैसे फिगर के फॉर्म में गिवन होने चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट नहीं, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं, फिगर है ना। वेक्टर्स हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकली यहाँ पे अगर हमें स्पेस में हमें गिवन है, स्पेस मतलब कि ये रीजन में हमें गिवन है, और तब अगर हमें ऐड करना तो ये मेथड होता है कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगर मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर फाइंड करना है, अगर मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर फाइंड करना है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो हम a वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो जो आगे लिखा है उसको फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे, तो a वेक्टर का हेड से फिर हम लोग सेकंड वेक्टर, तो हम लोग जो पीछे लिखा है इस वाले यहाँ पे एडिशन में उसको सेकंड वेक्टर बोलेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ना ट्रायंगल की 2 साइड्स, ट्रायंगल की 2 साइड्स आ गई। अब मैं कंप्लीट ट्रायंगल को कंप्लीट करूंगा। ट्रायंगल को कैसे कंप्लीट करूंगा? ट्रायंगल को कंप्लीट करूंगा फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करके, और इसकी जो डायरेक्शन होगी बोलेंगे है ना, यहाँ पे फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर ना, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर ऐसे। तो ये जो थर्ड साइड हमें क्या देगा? थर्ड साइड हमें ज्योमेट्रिकली इन दोनों वेक्टर्स का सम देगा। तो ये जो थर्ड साइड आएगा, ये जो थर्ड साइड आ रही है, ये थर्ड साइड की लेंथ निकाल लोगे तो मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। थर्ड साइड की अगर लेंथ फाइंड कर लेंगे तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? स्केल लेके आएंगे, स्केल से ऐसे ऐसे मेजर कर लेंगे। अपना ज्योमेट्रिकल मतलब यही ना कि हमें यहाँ पर है ना ज्योमेट्री का यूज करना है। तो स्केल की हेल्प से, तो जो हमारे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी हेल्प से, तो स्केल की हेल्प से हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे तो हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है ना। और एरो जो है, एरो जो अब जहां पे पॉइंट कर रहा है, एरो यहां पे पॉइंट कर रहा है, तो हम बोल देंगे ये मेरा a वेक्टर प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन है, ये मेरा a वेक्टर प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर वो हमें देगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग r वेक्टर भी बोलते हैं, इस a वेक्टर प्लस b वेक्टर को हम लोग r वेक्टर भी बोलते हैं ना, यहाँ पे रिजल्टेंट बोलते हैं, इसका नाम हम लोग r वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि बार बार बोलना a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो हमने सोचा कि आज से इसको हम लोग r वेक्टर रिजल्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। और लेंथ दे देगा मैग्नीट्यूड और एरो का हेड दे देगा डायरेक्शन। होपफुली इतना सबको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग ज्यादा नहीं आगे बढ़ते हैं, पहले इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को बार बार रीड करो, ठीक है, और देखो कि क्या है। अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।